नमस्कार। आखिरकार विपक्षी पार्टियां बैठक के लिए तैयार हुई। जून से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 1 सितंबर को थम गया था। जो विपक्षी पार्टियों ने बेंगलोर की बैठक में अपना नाम इंडिया तय किया, उसके बाद एक और बैठक हुई थी मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद ये सिलसिला थम गया था। कांग्रेस पार्टी इस इंतजार में थी कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से अगर उसका परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है उन चुनावी राज्यों में, तो फिर वो अपने हिसाब से गठबंधन को हैंडल करेगी, सीटों का बंटवारा अपने हिसाब से करेगी। इस वजह से विपक्ष की बैठक नहीं हो रही थी। जिस दिन नतीजे आने शुरू हुए और कांग्रेस पार्टी पिछड़ने लगी, उसी समय अचानक से बैठक का ऐलान कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 6 दिसंबर को सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। लेकिन कई विपक्षी पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं हुई कि इतने शॉर्ट नोटिस पर वो नहीं आ सकती हैं। नीतीश कुमार ने मना कर दिया, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, जो चक्रवाती तूफान था मिचोंग, उसकी वजह से एम.के. स्टालिन ने मना कर दिया, तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया। तो इस वजह से वो बैठक टल गई। फिर 17 दिसंबर की बात हुई कि 17 दिसंबर को होगी, और अब फाइनली ये तय हुआ है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक होगी, इंडिया की चौथी बैठक होगी। और उससे पहले एक नारा भी खूब चर्चा में आया है, जिसको प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियां उसको प्रचारित कर रही हैं कि मैं नहीं हम। ये हर पार्टी, अपोजिशन की जो सारी पार्टी थी, वो हर पार्टी अपने को, अपने नेता को समूचे अपोजिशन का नेता बनाने के लिए अड़ी हुई थी, उसकी जिद ठाने हुए थी। जेडीयू को लग रहा था कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि राहुल गांधी से बेटर कोई नहीं है। एनसीपी के नेता शरद पवार को मान रहे थे कि वो सबसे वरिष्ठ है और सबसे पॉपुलर और अजात शत्रु किस्म के नेता हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी उनको अपना नेता मान रही थी। तो ये छोड़ करके, ये अहम छोड़ करके मैं नहीं हम का एक नारा दिया गया है और 19 दिसंबर को बैठक रखी गई है। अब उस बैठक में क्या होगा, उसके एजेंडे को लेकर के अभी कई तरह की चर्चाएं हैं। सीट बंटवारे पर बात होगी और चुनाव की रणनीति बनेगी। और ये अब सबको पता है कि ये सत्र, आखिरी पूर्ण सत्र चल रहा है संसद का, ये खत्म होगा। उसके बाद एक सत्र और होगा, लेकिन वो लेखानुदान के लिए होगा, और उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मार्च में चुनाव की घोषणा होनी है, लोकसभा चुनाव की। तो उसके पहले अब बहुत कम समय बचा है अपोजिशन की पार्टीज के पास। और न सिर्फ समय कम बचा है, बल्कि उनके आइडियाज़ भी खत्म हो गए, उनके आइडियाज़ भी कम बचे हैं, उनके एजेंडे भी कम बचे हैं, उनके पास मुद्दे भी कम बचे हैं। जिन मुद्दों के दम पर अपोजिशन की पार्टी समझ रही थी कि वो रामबाण मिल गया उनको और उसके दम पर बीजेपी को हरा देंगे, वो मुद्दे फुस हो गए हैं। वो चुनाव में नहीं चले हैं, राज्यों के चुनाव में, जिसमें हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य थे, जहां से जो मेक और ब्रेक किस्म के स्टेट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये लगभग 100% रिजल्ट वाले स्टेट हैं, जहां से बीजेपी लगभग सारी सीटें जीती हुई हैं। तो वहां ये मुद्दा नहीं चला, न जाति जनगणना का मुद्दा चला, न आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा चला, न सामाजिक न्याय, जितनी आबादी उतना हक का नारा भी नहीं चला राहुल गांधी का। तो अब ये नए मुद्दे भी खोजने हैं, नए आइडियाज भी लाने हैं, गठबंधन को मजबूत सीमेंटेड करना है, सीट बंटवारे की बात करनी है। तो ये सब 19 दिसंबर को अपोजिशन के नेता अपनी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो 5 राज्यों के नतीजे आए, उसका गुबार थम गया है। उसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी बैठक में अलग अलग राज्यों में समीक्षा कर ली है, हार की, उसके कारणों पर विचार कर लिया है। तो अब ये देखने की जरूरत है कि ये जो नतीजे आए, वो अपोजिशन का जो अलायंस है उसके लिए किस तरह से खराब है या अच्छे हैं। वो अच्छा हुआ जो हारे, या बहुत खराब हुआ। हाल का जो घटनाक्रम है, कई ऐसी घटनाएं हुई, उन पर भी विचार करना चाहिए कि उनसे गठबंधन की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि हाल की 3 घटनाएं ऐसी हैं जिनसे नकारात्मक प्रचार हुआ अपोजिशन का, लेकिन उस नकारात्मक प्रचार के बावजूद अपोजिशन को उसमें सिल्वर लाइनिंग दिख सकती है, उम्मीद की किरण दिख सकती है। 3 घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना का जिक्र करें तो वो नीतीश कुमार का मामला था। बिहार में उन्होंने शीतकालीन सत्र में प्रजनन दर को लेकर के बोलना शुरू किया, तो वो कुछ बड़ी अनाप शनाप और अश्लील किस्म की बातें करने लगे सदन में खड़े होकर के। और उसी के समय 2-3 और घटनाएं हुई जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठा। इससे बड़ी बदनामी हुई और ये मजाक बना कि अपोजिशन के ये सबसे बड़े नेता हैं, इन्होंने ही सबको एकजुट किया और ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और इनकी मानसिक हालत ये है। अब उससे निगेटिव पब्लिसिटी तो हुई, लेकिन एक फायदा ये हुआ अपोजिशन को कि उनकी पार्टी जो इस जिद पर अड़ी हुई थी कि वो
वही मुख्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं या इंडिया के संयोजक हो सकते हैं, उस पर उनकी पार्टी बैकफुट पर आई है, वो विवाद खत्म हुआ है। और दूसरा फायदा यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना अटैक किया नीतीश कुमार को उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, उससे नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की संभावना कम हो गई है, फिलहाल तो खत्म हो गई है। तो ये एक उस घटना का फायदा हुआ। दूसरी घटना यह है कि पैसे लेकर के सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा फंसी, और जब वो फंसी उस मामले में, जब उस विवाद में नाम आया और उनकी शिकायत हुई और स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को इसका मामला भेजा, तो महुआ मोइत्रा की पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। ममता बनर्जी ने भी साथ नहीं दिया और कांग्रेस तो साथ नहीं दे रही थी। सबको पता है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, जिनका ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा और पूरी दुनिया से, देश के अंदर भी महुआ मोइत्रा के लिए समर्थन जुटने लगा, उसके बाद ममता बनर्जी भी उनके पीछे खड़ी हुई और कांग्रेस भी खड़ी हुई। ममता बनर्जी ने तो उनको कृष्णानगर जिले का अध्यक्ष बना दिया, उनकी सांसदी खत्म होती उसके पहले वो अध्यक्ष हो गई, संगठन में एक बड़ा जिम्मा मिल गया और ममता ने ऐलान किया कि वो फिर से महुआ मोइत्रा उनकी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगी। अधीर रंजन चौधरी हो, मनीष तिवारी हो, सबने बड़ा स्पिरिटेड डिफेंस उनके फेवर में रखा महुआ मोइत्रा के लिए। लोकसभा के अंदर उनका बड़े इमोशंस के साथ, भावनात्मक लगाव के साथ उनका बचाव किया गया। सारी विपक्षी पार्टियां उनके समर्थन में खड़ी हुई। तो इस महुआ मोइत्रा के बहाने एक तो अपोजिशन सारा और एकजुट हुआ, उनमें अपनापन बढ़ा, नजदीकी बढ़ी। उनको लगा कि इस तरह से किसी की भी सदस्यता खत्म की जा सकती है, कंगारू कोर्ट लगा करके किसी भी तरह का आरोप लगाया जा सकता है और उस आरोप में बिना सुने, बिना दूसरा पक्ष जाने उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। जो सबूत पेश किए गए हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो ऐसे हैं जिनकी जांच की जरूरत है। अभी जांच कमेटी बनी भी है, तो ये संभवतः पहला मामला है जिसमें जांच कमेटी बाद में जांच करेगी और रिजल्ट पहले आ गया, उनकी सदस्यता पहले समाप्त कर दी गई। तो उस मामले ने एकजुट किया है समूचे विपक्ष को। तीसरा मामला, जो तीसरा घटनाक्रम है, वो चुनाव नतीजे हैं। चुनाव नतीजों के पहले कांग्रेस इस भरोसे में थी कि उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगी उसकी, और वो 3 राज्यों में कम से कम उसकी सरकार बनेगी, और इसके बाद वो अपने हिसाब से अपोजिशन के अलायंस को हैंडल करने की प्लानिंग में थी। लेकिन वो हार गई, उसके सिर्फ 1 राज्य में सरकार बनी, वो 4 राज्यों में हार गई। लेकिन हारने के बावजूद कांग्रेस की स्थिति ऐसी रही कि वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका वोट बैंक बना रहा। उसको जो पिछले चुनाव में वोट मिला था, वो वोट उसका कायम रहा। उसको 40% के करीब वोट मिले, और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में उसको 4 करोड़ के करीब वोट मिले, और 4.5 करोड़ वोट मिला है बीजेपी को। तो 40% वोट बहुत कम नहीं होता है। तो उस हार में सिल्वर लाइनिंग ये है कि कांग्रेस आसमान पर जो पहुंच गई थी, वो उतर के धरती पर आई है। अब वो बराबरी में बात करने को तैयार है। अब वो मैं नहीं हम की बात कर रही है कि सब मिल करके लड़ेंगे तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। अपोजिशन की पार्टीज को भी ये लग रहा था कर्नाटक में बीजेपी के हारने के बाद कि बीजेपी को हराया जा सकता है। अब उसके 10 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सत्ता के, तो एंटी इनकम्बेंसी होगी और कई लेवल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, लोग नाराज होंगे, तो हरा सकते हैं। लेकिन इन 3 राज्यों के नतीजों से उनकी भी ये धारणा बदली है। उनके अंदर भी भय पैदा हुआ है कि मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, और न बीजेपी की चुनाव लड़ने की मशीनरी कमजोर हुई है, यानी वो अभी भी जीत सकती है। तो विपक्ष की पार्टियां भी नए सिरे से विचार करेंगी। कांग्रेस ने अपना अहम छोड़ा है और वो उनके साथ बराबरी पर बात करने को तैयार है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव इससे ये हो सकता है, जैसे 2018 में कांग्रेस इन 3 राज्यों में चुनाव जीत गई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि 3 राज्यों में यथास्थिति बनी रही। कांग्रेस चूंकि चुनाव जीत गई थी, तो कमान उन्हीं नेताओं के हाथ में रही जो बरसों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि 2019 में कांग्रेस साफ हो गई। जिन 3 राज्यों में 2018 के नवंबर दिसंबर में उसने सरकार बनाई थी, वहां मई में हार गई, 2019 के मई में। मध्य राजस्थान में सारी सीटें हार गई, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीटें मिली। तो ये स्थिति अब हो सकता है कि न रहे, क्योंकि अब जो हार के और तमाम बड़े नेताओं के ऊपर उस हार का ठीकरा फूटा है, और वो सारे नेता भाषिए में डाले जाएंगे, और नया नेतृत्व कांग्रेस का आएगा जो 2019 का चुनाव लड़ाएगा। तो ये कांग्रेस के लिहाज से देखें तो ये एक अच्छा घटनाक्रम हो सकता है। अपोजिशन का हमने बताया कि अब सारी पार्टियों को ये लगने लगा है कि बीजेपी से
ये रिजॉल्व फिर मजबूत हुआ। पहले लग तो पहले से रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा डगमगा गई थी सारी पार्टियां। अब सबको लगेगा कि सब मिल के लड़ने पर ही बीजेपी से लड़ाई हो सकती है। एक बड़ा फायदा इस नतीजे का ये हो सकता है कि कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियों को ये यकीन हो गया था कि जो सामाजिक न्याय का मामला है, जो आरक्षण बढ़ाने का मामला है, जो जाति गणना कराने का मामला है, ये एक रामबाण नुस्खा है। ये ऐसा अचूक नुस्खा है जिसके दम पर बीजेपी को हराया जा सकता है। उसके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति की काट के तौर पर जाति का मामला उछाला जा रहा था, लेकिन वो इन तीन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में वो दावा खारिज हो गया, वो एजेंडे खारिज हो गए। पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर ये एजेंडे खारिज हो गए हैं और जनता ने ये मैसेज दिया है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ कुछ और चीजें होनी चाहिए। तो अब अपोजिशन को मिलजुल करके वो चीज तलाशनी है कि कौन सी वो चीज होगी जिसको इस एजेंडे के साथ जोड़ा जाएगा तो चुनाव जीता जा सकेगा या बीजेपी से लड़ा जा सकेगा। जैसे बीजेपी भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं लड़ रही है, न सिर्फ बीजेपी के नाम पर लड़ रही है, न सिर्फ उसकी मशीनरी के नाम पर लड़ रही है। हर जगह बीजेपी भी नरेंद्र मोदी प्लस कर रही है। जो रीजनल क्षत्रप्स हैं उनको भी महत्व दे रही है, जो अपने एजेंडे हैं वो भी कर रही है, लाभार्थियों को लक्षित लाभ पहुंचा करके उनका एक वर्ग तैयार कर रही है, और तब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुद्दे से वो लड़ रही है। तो इसलिए ये सोचना चाहिए है, तमाम अपोजिशन की पार्टीज को एक मौका मिल गया है कि वो इस बात पर विचार करें कि एजेंडा क्या हो सकता है, मुद्दे क्या हो सकते हैं, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी कहां मजबूत है और कौन सी पार्टियां कमजोर हैं। जो मजबूत पार्टी को समर्थन करेंगी तो लड़ाई अच्छी हो सकती है। राजस्थान से इनको सबक मिल सकता है, जहां कांग्रेस सिर्फ 2% वोट से हारी है और 44 सीटें तो ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर अन्य यानी तीसरे नंबर के उम्मीदवार को मिले वोट से कम है, और इन 44 सीटों पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। अगर वहां उसका तालमेल हुआ रहता, जो रीजनल पार्टीज थी, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या भारतीय आदिवासी पार्टी हो, इनके साथ अगर कोई अलायंस हुआ रहता, सीटों का कुछ तालमेल हुआ रहता, तो कांग्रेस बड़े आराम से जीत जाती राजस्थान। तो वो सबक है, उससे सबक मिल लेंगी विपक्षी पार्टियां। तो ये 2-3 जो घटनाक्रम है वो है तो निगेटिव, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग विपक्ष देख सकता है और उसके आधार पर अपनी आगे की तैयारी कर सकता है, जिसमें ये चुनाव नतीजे भी हैं। अगर जीती होती कांग्रेस तो पता नहीं क्या होता, हालांकि उसका एक सकारात्मक असर होता है, मनोबल बढ़ता है, लड़ने की ताकत मिलती है। जो लोग समर्थन में नहीं होते हैं, जो हाशिए फेंस पर बैठे हुए जो वोटर्स होते हैं, उनको एक दिशा मिलती है, संसाधन जुटाने में आसानी होती है। चुनाव जीतने पर बहुत ही अच्छा होता है, हारने को किसी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता है राजनीति में, लेकिन जब हार गए तो उसके बाद उसमें से कुछ चीज़ें तलाशी जा सकती हैं, उसे सबक लिया जा सकता है और बेटर करके अपने को बेहतर बना करके लड़ाई के मैदान में जाया जा सकता है। धन्यवाद।